भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, मुआशी तौर पर आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जब आप एक मजबूत पावर बनते हो ना, तो सबसे पहले आप पर हंसा जाता है। पहले आपको निगलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप पर हंसा जाता है और फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि नहीं भाई, इसमें कुछ दम है, ऐसे ही यहाँ पर डींगे नहीं मार रहा। बात यहाँ पर हो रही है इंडिया की कि भाई इंडिया को पाकिस्तान भले ही माने ना माने, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करो, यूके, फ्रांस की बात करो, रशिया की बात करो या फिर चाइना की बात करो, ये जो साउथ एशिया है उसका जो चौधरी है ना, वो इंडिया बन चुका है। चौधरी इस हिसाब से कि भाई यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री जिसके आसपास दूसरे कंट्रीज घूमते रहते हैं, वो इंडिया बन चुका है। और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि एशिया के अंदर हमारा नाम हो जाए कि भाई चाइना को हम पीछे छोड़ के, हालांकि उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी आने वाले दिनों में होने वाला है। और खास करके वेस्ट ब्लॉक इस सारे सिचुएशन को यहाँ पर मतलब इंडिया की फेवर में लाने के लिए ट्राई कर रहा है कि चाइना को थोड़ा नीचे दबाया जाए और इंडिया को अपलाया जाए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो बिजनेस करता है बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ, और पाकिस्तान जो है ना वो फकीर है, सिर्फ भीख मांगता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इमरान खान ने आज भी एक तरफ ये भी कहा कि वो तो नहीं चाहते कि उनके पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी से खराब हो, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को मैं ये कुछ ना कहूं तो क्या कहूं, मैं क्या उनका गुलाम बन जाऊं, हम क्यों बने। और उसके साथ ही उन्होंने जिस प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी इंडिया के जी उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, आज उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और मोदी जो हैं वो तो छुप के मिलते हैं नेपाल में, उनका रोमांस चलता रहा। यानी वो अपना बयानिया दोहरा भी रहे हैं और उसको साथ साथ निगेट भी करते चले जा रहे हैं। और सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल जिसकी तरफ मैं जानना चाहूंगी कि वो जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे, तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए, उन्होंने नेपाल भी जाना है, लेकिन इंडिया का दौरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया है। देखें, इसमें खान साहब, मैं खैर जब कंपैरिजन खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें, आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है, आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। खान साहब की जिंदगी के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को जिस धाने पर ये ले गए हैं, जो इन्होंने मजाक बनाया अपनी फॉरेन पॉलिसी का, और जो रशिया गए और उसके बाद ये चाइना गए, ऐसा ब्लंडर है जिसकी हद कोई नहीं। अब मैं बात करना चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में। हालिया उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, मुआशी तौर पर आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर, आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है, और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था, वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के, उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है। आपने उसको एज ए ब्लैकमेल किया,
आपने चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जी आपका हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन और इसलिए चलें जी मिलकर करें, लेकिन वो आपकी हद तक वो नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है भारत के लिए क्लाइंट है, वो उसको खराब नहीं कर सकते। आप समझते थे कि आप उनके दुश्मनी का आप फायदा उठाएंगे, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी देखने, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपकी रीसेंट 2 ब्लंडर आपकी फॉरेन पॉलिसी, एक ईरान का और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ओआईसी में ना आना, और उसके बाद ओआईसी की मीटिंग से पहले दुबई और सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन कश्मीर में जाना, ये दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर ये आपने जो बताया है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैज गॉन टू इंडिया, उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लीडर हैं। वो इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विस को, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी को वो नहीं चला सकते। उनकी टोटल उनकी ख्वाहिश थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनते और उसके बाद माइनस फंड फार्मूले का हिस्सा बनते। मेरे ख्याल में वो भी उनके वो मेरे ख्याल पे पेज ग्रेड से ज्यादा है। उनका सिर्फ और सिर्फ जो जोर देखें, उन्होंने अपना सारा बता दिया था नेशनल असेंबली में तकरीर जो उन्होंने की थी यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ सेनेट में, असेंबली में, उसमें बिल्कुल उन्होंने बता दिया था कि दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज काइंड ऑफ लीडर आई एम, डोंट एक्सपेक्ट, डोंट मेक हायर स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू मी रिगार्डिंग माय पर्सनैलिटी। तो वो बिल्कुल वो आपको नजर आ रहा है। 3-4 मैंने आपको आपकी फॉरेन पॉलिसी के रिसेंट ब्लंडर बताए हैं और इसका कोई जवाब नहीं है, आपके रडार पर भी नहीं है, आपकी प्रेस भी उसको कवर नहीं कर रही, आपका मीडिया भी उसको बिल्कुल नहीं कवर कर रहा। और एक और सबसे बड़ी चीज नहीं कवर की, जब जापान का प्रीमियर गया तो आपके बारे में जो स्टेटमेंट है वो छोड़ गया, आपके मीडिया ने उसको भी कवर नहीं किया। सही कह रहे हैं, सही, ठीक है। तो सर ये शाह महमूद कुरैशी साहब की आप बात करें, ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने के वो ख्वाब देखते रहते हैं, तो पता नहीं उनको टाइम मिलता है, मौका या नहीं मिलता। लेकिन ये जो सर आपने बात की, यानी ये कि एक जिसको समुद्रों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जिसकी कही जाती है, तो वो जो है वो एक ऐसे कंट्री की तरफ जा रहा है जो कि मतलब ये कि पाकिस्तान ने क्या उसके बारे में कुछ सोचा, इन्होंने कोई बात की, उनसे कुछ कहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो दूसरा कंट्री तो जरूर अपने उससे बात करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने यहाँ पर जब ओआईसी थी तो कश्मीर के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर इंडिया ने उनको कंडेम किया और उनको, हालांकि उन्होंने पहले ही कह चुके थे कि उन्होंने उस तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने उनकी जो थी उन्होंने कहा ठीक है आना होगा, आएंगे, अपने उस पे आ रहे हैं। ये बात ये आपने सही की कि अपने पैरों पे जो खड़ा हो वो तो फिर इसी तरह करता है। लेकिन सर मैं आपसे इसके अलावा एक आखिरी बात ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये जो शहरियार अफरीदी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, इतना ही गलत बयान ये है, जिस तरह आपने कहा कि उस तरफ के जो लोग होते हैं वहां पे खड़े होकर ऐसा बयान देने का मतलब है कि आप तो ये खुद कुछ बना रहे हैं। तो इमरान खान साहब कोई इस पे कोई बयान नहीं देंगे, उनको कंडेम नहीं करेंगे, उनको कहेंगे नहीं कि ये क्या तुमने ये बकवास मारी है, ये क्या बात की आप? मैं कहता हूं वो तो सर इस्लामोफोबिया का झंडा उठा के खड़े हैं ना, उनको नहीं पता कि ये इस्लामोफोबिया है। देखें, मुझे जब इनके एक एडवाइजर ने रमेश कुमार की जब उनको गलत अल्फाज से इन्होंने नेशनल टीवी पे बोले थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये लीडरशिप का मुजाहरा करें और उसको कहें कि आई एम सॉरी, या वो खुद कहे कि मैं आई एम सॉरी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मैं वहां से दिल बर्दाश्त था। इसके बाद ये दूसरे फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा है। शहरियार अफरीदी ने कहा, ये तीसरा ब्लंडर है इंटरनेशनल लेवल का जो उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, फिर उन्होंने फ्रांस में जाके किया था, और आज फिर उन्होंने ये किया है। लेकिन अफसोस, लीडरशिप ये होती है कि अपनी गलतियों को फौरन करेक्ट किया जाए और अपनी टीम को कहा जाए कि ये ऐसा नहीं करना। लेकिन अफसोस, मेरी इंफॉर्मेशन है, कहते हैं कि इस वक्त जो ज्यादा बदतमीज होता है उसको खान साहब के ज्यादा करीब होता है। ये बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद में बात चल रही है कि जो जितना ज्यादा बदतमीज होता है खान साहब को, उसको उतना प्रमोट करते हैं। ये खान साहब को चाहिए कि आपके बारे में ये अच्छी राय नहीं है जो इस्लामाबाद और आपके करीबी हलकों में इस वक्त मौजूद है। और दूसरा, इस वक्त जो आपने एक अना का मसला बना लिया है। मैं आखिर में ये कहूंगा, आलिया, पहले ये कहा जाता था कि रिश्वत। अब देखें कि जी खान साहब की 3.5 साल में लोग करप्शन को भूलते जा रहे हैं। इस वक्त दो तीन नई चीजें आ रही हैं, करप्शन, नाअहली, बेवकूफी, और अब आखिर में आज इस्लामाबाद में लोग कह रहे हैं अनापसंदी। अपनी अना के लिए मुल्क को एक ऐसे मोड़ पर ले आना, खतरनाक पॉइंट पर। तो अब ये 4-5 चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं। करप्शन, महंगाई छोड़कर अब तो सलामती और सर्वाइवल के लिए ये चीजें हो रही हैं। और जो खास कर इन्होंने जो काबिल मुजम्मत जो मेरे लिए वॉशिंगटन डीसी में बैठे एक पेनफुल है कि ये जो इस्लामोफोबिया आपने शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर,
आपने डायरेक्शन चेंज करके अपनी सोमालिया वाली डायरेक्शन कर ली है, आपने जो डायरेक्शन तालिबान वाली कर ली है, ये मेरे ख्याल में एटॉमिक पावर इस तरह आप नहीं रह सकेंगे। आप दुनिया को जवाब दे रहे हैं कि आपके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाई जाएं, आपके खिलाफ एक महाज बनाया जाए, वेस्ट इकट्ठा होके आपके खिलाफ एक बनाए कि ये देखें 10 लाख खतरनाक लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस्लामाबाद के आसपास इस्लाम के नाम पर डंडे लेकर। ये दे कैन नॉट हैव एटॉमिक पावर, एटॉमिक। तो आपकी इस वक्त तक जो भी पाकिस्तान की सलामियत जो है वो आपके एटॉमिक पावर होने की वजह से थी, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है। आपके फैसला करने वालों को चाहिए कि इसको जरा सीरियस लें, वरना गेम आपके हाथ से निकल जाएगी।